नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम दुनिया के सबसे कुख्यात और सच कहूं तो सबसे रहस्यमयी हीरे के खूनी इतिहास को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा हीरा जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को रातों रात अर्श से फर्श तक ला दिया। चलिए सीधे इस रोंगटे खड़े कर देने वाली प्राचीन भविष्यवाणी से शुरुआत करते हैं। 1306 के एक प्राचीन ग्रंथ में साफ लिखा था, जिसके पास ये हीरा होगा वो दुनिया पर राज करेगा, लेकिन इसके साथ आने वाली सभी विपत्तियों को भी भोगेगा। इस एक लाइन ने धोखे और खून खराबे की एक ऐसी एपिक कहानी की नींव रखी जो सदियों तक चलने वाली थी। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ये वाकई कोई अलौकिक श्राप था या फिर महज इंसानी लालच की चरम सीमा। आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में यही सवाल रहेगा, क्योंकि हम इस पत्थर के कारण साम्राज्यों में मचे विनाश के सफर को बहुत करीब से देखने वाले हैं। आइए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारा पहला भाग, कोहिनूर, श्राप या लालच। इस कहानी की शुरुआत प्राचीन भारत की गहरी और अंधेरी खदानों से होती है। कृष्णा नदी के तट पर बसा गोलकुंडा का क्षेत्र इतना अविश्वसनीय रूप से अमीर इसलिए था क्योंकि 1725 तक पूरी दुनिया में हीरों का एकमात्र स्रोत यही खदानें थीं। यही कारण है कि ये पूरा इलाका हमेशा से विदेशी आक्रमणकारियों के रडार पर रहा। 793 ये कोई आम नंबर नहीं है। ये इस हीरे का ओरिजिनल कैरेट वजन है जब इसे पहली बार खदान से निकाला गया था। जरा सोचिए, काकतीय राजाओं ने इस अद्भुत और विशाल पत्थर को किसी तिजोरी में छिपाने के बजाय अपनी कुलदेवी भद्रकाली की बाई आंख में सजा दिया था। उस समय इसकी चमक कितनी अकल्पनीय रही होगी, है ना? इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं और अपने दूसरे भाग पर आते हैं, मुगलों का मयूर सिंहासन। विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा लूटे जाने के बाद यह हीरा दिल्ली सल्तनत से होता हुआ आखिरकार मुगलों के खजाने में पहुंच गया। यहां एक बड़ा ही दिलचस्प कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलता है। मुगलों को असल में तैमूर रूबी जैसे गहरे और चमकीले रंग के पत्थर ज्यादा पसंद थे, जबकि हिंदू और सिख राजा कोहिनूर जैसे हीरों की सफेद चमक को प्राथमिकता देते थे। फिर भी मुगलों ने इस हीरे को बेहद कीमती और खास माना। 1628 में शाहजहां ने दुनिया का सबसे भव्य सिंहासन बनवाया, जिसे हम तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनने में 7 साल लगे और इसमें ताजमहल से भी दोगुना खर्च आया था। और सबसे खास बात, कोहिनूर को इस सिंहासन के मयूर यानी मोर की आंख के रूप में जड़ा गया था, मानो पूरा तख्त इसी एक पत्थर के इर्द गिर्द सजाया गया हो। और यहीं से वो कथित श्राप सच होता हुआ दिखाई देता है। इस शानदार तख्त को बनवाने वाले शाहजहां को किसी और ने नहीं, बल्कि उनके ही सगे बेटे औरंगजेब ने सत्ता के लालच में गद्दी से उतार फेंका। उन्हें 8 साल तक आगरा के किले में कैद रखा गया, जहां वे बस सलाखों के पीछे से ताजमहल को निहारते हुए अपनी मौत का इंतजार करते रहे। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता है और यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, ईरान से पंजाब का सफर। सरहदों के पार इस हीरे की अराजक और खूनी यात्रा शुरू हो चुकी थी। 1739 में फारस के नादिर शाह ने दिल्ली पर कहर बरपाया। एक दासी से गुप्त सूचना मिलने पर उसने शांति भोज के दौरान मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के साथ पगड़ी बदलने की चालाकी की। जैसे ही रंगीला की पगड़ी से हीरा जमीन पर गिरा, उसकी अपार चमक देखकर नादिर शाह चीख पड़ा, कोहे नूर, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़, और आज हम इसे इसी नाम से जानते हैं। इस टाइमलाइन पे जरा गौर करें। यहां से इसके मालिकों के बीच पागलपन, अंधापन और हत्याओं का एक भयानक पैटर्न शुरू होता है। नादिर शाह के अपने ही रक्षकों द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिर शाहरुख शाह को पिघले हुए शीशे से यातना दी गई। ज़मान शाह की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गईं और अंततः शुजा शाह को गद्दी से उतारकर निर्वासित कर दिया गया। ये मारकाट का सिलसिला सचमुच रूह कपा देने वाला है। आखिर इस हीरे की असल कीमत क्या थी? निर्वासित शुजा शाह की पत्नी वफा बेगम ने इसका बड़ा ही शानदार विवरण दिया था। उन्होंने कहा कि अगर एक ताकतवर इंसान चारों दिशाओं में और एक आसमान की तरफ पत्थर फेंके और उस पूरी खाली जगह को शुद्ध सोने से भर दिया जाए, तो भी उस सोने की कीमत कोहिनूर के बराबर नहीं होगी। उनके मुताबिक इसकी असल कीमत सिर्फ एक है, सत्ता या पावर। इसके बाद आते हैं हम अपने चौथे भाग पर, अंग्रेजों का कब्जा। शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की बदौलत ये हीरा 74 सालों के खूनी वनवास के बाद वापस भारत लौट तो आया था, लेकिन शांति कुछ ही समय की थी।
1839 में उनकी मृत्यु के तुरंत बाद श्राप ने मानो सिख साम्राज्य को तबाह कर दिया। महज 4 साल में उनके 4 उत्तराधिकारियों का कत्ल कर दिया गया। जब सत्ता 5 साल के मासूम बच्चे दलीप सिंह के हाथों में आई तो इसी खूनी वैक्यूम का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर धावा बोल दिया। अब इन स्टेप्स को देखिए। जो हीरा सदियों से तलवारों और खून की नदियों से जीता जाता था, उसे अंग्रेजों ने महज एक कागज के टुकड़े से हथिया लिया। सिख सेना को हराया गया। 10 साल के एक डरे हुए बच्चे दलीप सिंह को लाहौर संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया और कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया के लिए एक उपहार का नाम देकर जब्त कर लिया गया। 1850 में लंदन तक की 6,700 किलोमीटर लंबी समुद्री यात्रा भी कोई आसान नहीं थी। इस पत्थर का शापित साया मानो सफर में भी साथ चल रहा था। जहाज के क्रू के बीच अचानक भयानक हैजा फैल गया और एक बड़े समुद्री तूफान ने तो ब्रिटिश जहाज को लगभग डुबो ही दिया था। ऐसा लग रहा था कि समंदर भी इस खूनी पत्थर को हमेशा के लिए दफन करना चाहता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, हीरे का नया आकार। इतनी मुश्किलों के बाद जब हीरा आखिरकार लंदन पहुंचा तो आम जनता का रिएक्शन बड़ा ही फीका था। 186 कैरेट का ये पत्थर तब तक अनगढ़ था और ब्रिटिश जनता को ये कांच के किसी साधारण टुकड़े जैसा ही लगा। इससे निराश होकर महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट ने डच जौहरियों को इसे दोबारा तराशने का काम सौंपा। चमक तो वापस आ गई, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? इसने अपना 40% ऐतिहासिक वजन हमेशा के लिए खो दिया और ये सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया। कोहिनूर के श्राप का खौफ इतना गहरा हो चुका था कि इतने ताकतवर ब्रिटिश राजघराने को भी अंधविश्वास के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने बाकायदा एक नियम बना दिया कि कोहिनूर को केवल एक महिला ही पहन सकती है। उनके पूरे इतिहास में आज तक किसी भी पुरुष राजा ने इसे अपने ताज में सजाने की हिम्मत नहीं की है। और अब हम मॉडर्न एरा में आ गए हैं हमारे अंतिम भाग पर। आज इसका असली हकदार कौन है? आज ये हीरा टावर ऑफ लंदन में बुलेट प्रूफ कांच के पीछे कैद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहस आज भी जारी है। इस टेबल को देखिए। भारत इसे अपनी चुराई गई सांस्कृतिक धरोहर मानता है। पाकिस्तान का तर्क है कि इसे सिख साम्राज्य की राजधानी लाहौर से लिया गया था। अफगानिस्तान दुर्रानी साम्राज्य का हवाला देता है। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन का दावा है कि उन्होंने इसे 1849 की लाहौर संधि के तहत पूरी तरह कानूनी तौर पर हासिल किया था। बदलती ऐतिहासिक सरहदों ने इसे एक बेहद जटिल कानूनी भूल भुलैया बना दिया है। अगर हम इसे विशुद्ध रूप से कानूनी नजरिए से देखें तो विशेषज्ञ बताते हैं कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसकी वापसी काफी मुश्किल है। 1970 का यूनेस्को कन्वेंशन सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध हस्तांतरण से तो बचाता है, लेकिन तकनीकी पेच ये है कि इसे उन वस्तुओं पर पूर्वव्यापी या रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं किया जा सकता जिन्हें 1970 से पहले ले जाया गया था। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी है। क्या कोहिनूर पर सही मायने में किसी एक आधुनिक राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए, या फिर संप्रभुता और इंसानी लालच की इतनी विनाशकारी कीमत को देखते हुए क्या इस रोशनी के शापित पहाड़ को हमेशा के लिए उसी टावर में बंद रहने देना चाहिए ताकि इसके खून खराबे का ये चक्र हमेशा के लिए खत्म हो सके? इतिहास की इन्हीं अनसुलझी पहेलियों के साथ हम आज का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।